Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel MBBS Study Fandom. Today the topic we will discuss is glycolysis. सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन में सबसे पहला मेन पॉइंट है पार्शियल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब ग्लूकोज की होती है तो वो एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जो कि है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम यहाँ पर डिस्कस करें पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि ग्लूकोज किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा जो कि किसी नेक्स्ट पाथवे में एंटर होने के बाद एंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो है पायरुवेट। अब ये रिएक्शन मोस्टली एंड इन ऑल द सेल्स जो है वो साइटोसोल में होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, जहाँ पे एक्वस मीडियम जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि ये हमें एटीपी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस पे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ये है कि ये ग्लूकोज का मेन मेटाबॉलिक पाथवे है। हमारी बॉडी में हर सेल को ग्लूकोज रिक्वायर होती है, हर सेल ग्लूकोज यूज़ करता है फॉर द एनर्जी। और उस ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म कैसी होती है, वो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू होती है। इसे मेन पाथवे फॉर फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज के साथ साथ फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज जो कि बाकी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म भी ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू होती है। ग्लाइकोलाइसिस जनरेट्स मेटाबॉलिक एनर्जी, इससे हमें एटीपी मिलता है, एनएडीपीएच की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। इट्स प्रोवाइड इंटरमीडिएट पर सेवरल अदर मेटाबॉलिक पाथवेज। इसके इंटरमीडिएट्स हैं वो सेवरल अदर मेटाबॉलिक पाथवे में यूज़ होते हैं। मतलब कि इसमें कोई भी इस पाथवे में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो कि किसी और पाथवे को जनरेट कर रहा होता है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन एरोसाइट्स। ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मसल्स। बात चलते हैं टाइप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब मैंने आपको पहले ही बताया ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक भी हो सकती है, एनारोबिक। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। अब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हम दो कंडीशंस में देखते हैं, आरबीसीज में देखते हैं या एक्सरसाइज मसल में देखते हैं। आरबीसी में कोई एटीपी नहीं बनता है, लेकिन एक्सरसाइज मसल में हमें 2 एटीपी जो नेट गेन हमारी होती है एक्सरसाइजिंग मसल में वो 2 एटीपी होती है। उसके बाद हम स्टेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस देखते हैं। स्टेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 2 होती हैं, एक एंडोगोनिक स्टेज होती है एंड पे ऑफ स्टेज होती है। एंडोगोनिक स्टेज का क्या मतलब है कि एटीपी यूज़ कर रहा है, प्रोसेस में एटीपी इन्वेस्ट हो रहे हैं। इन्वेस्ट होने का मतलब ये है कि वो यूज़ कर रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी स्टेप को, जैसे कि फॉस्फोराइलेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो एंडोगोनिक स्टेज होती है। एंड पे ऑफ स्टेज होती है जिसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड की कर रहा है। ग्लाइकोलाइसिस हमें बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस का मकसद क्या है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, तो पे ऑफ फेज में हमें एनर्जी मिल रही होती है इस प्रोसेस से। उसके बाद हम चलते हैं रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन जो है ग्लाइकोलाइसिस का जो मेन स्टेप है, फर्स्ट रिएक्शन है ग्लूकोज कन्वर्ट्स टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इंजाइम जो इसमें यूज़ होती है वो हेक्सोकाइनेज है या ग्लूकोकाइनेज है, एंड एक एटीपी इस प्रोसेस में यूज़ होता है। इस स्टेप को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। इंजाइम है ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। ये एक ऐसी इंजाइम है, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जो भी काइनेजेस हमारी बॉडी में वर्क कर रही हैं उनका कोफैक्टर होता है मैग्नीशियम। ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज होता है कि हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज या किसी भी काइनेज का जो है वो कोफैक्टर क्या है। उसके बाद हम चलते हैं इस फॉस्फोराइलेशन की इम्पॉर्टेंस पर। इस फॉस्फोराइलेशन की इम्पॉर्टेंट ये है कि जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये ट्रैप हो जाता है विद इन द सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकता फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज, क्योंकि जो फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, उसे एक कैरियर रिक्वायर्ड होता है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। तो इस तरह जो है वो ग्लूकोज सेल में ही ट्रैप रहता है क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन के पास कैरियर्स नहीं होते। सेकंड है इट्स मेक अ ग्रेडियंट फॉर द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। जैसे ही सेल में ग्लूकोज एंटर होता रहता है, जैसे जैसे हम फूड लेते हैं हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज एक सेल में एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर ग्लूकोज सेल में एक्यूमुलेट होता है तो इसका मतलब यह है कि सेल में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। फिर बाहर से अगर सेल में ग्लूकोज ने एंटर करना है तो उसे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एटीपी की फॉर्म में, जो कि हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती क्योंकि हमें पहले ही बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इसे ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करने के लिए हम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि सेल में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम है और बाहरी सेल के जो हमारा ब्लड है, सर्कुलेशन है, उसमें ग्लूकोज ज़्यादा है जो कि हमारे सेल्स में मूव कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंपाउंड्स बिकम टू पोलर टू क्रॉस द लिपिड कोर ऑफ मेम्ब्रेन। फॉस्फोराइलेशन से जो है वो ग्लूकोज पोलराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द एनर्जी स्टेट ऑफ फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज इज हायर देन नॉर्मल शुगर्स। इसका क्या मतलब है कि जो फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज है, फॉस्फेट इज़ अ सिंबल ऑफ एनर्जी।
हम एटीपी में पढ़ते हैं फॉस्फेट बॉन्ड होता है। इसका क्या मतलब है, जब भी फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है हमें एनर्जी मिलती है। इस तरह अगर किसी भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट अटैच्ड है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी स्टेट में है। एडिशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड डीस्टेबलाइज ग्लूकोज, ये तो हमने वो बातें डिस्कस की हैं कि इस पॉइंट फॉस्फोराइलेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है कि G6P की, मतलब कि उसकी फेट क्या है। हमने ये बात पहले डिस्कस किया कि ग्लूकोज प्रोवाइड करता है इंटरमीडिएट फॉर अदर पाथवेज। तो G6P दूसरे पाथवेज के लिए एक प्रिकर्सर के तौर पर एक्ट करता है। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन में हम यूज़ करते हैं। जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे तो ये हम पूरा पाथवे देखेंगे कि G6P ग्लाइकोजन सिंथेसिस में कैसे रिक्वायर्ड होता है। इट इज़ यूटिलाइज इन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, एचएमपी शंट पाथवे में ये प्रिकर्सर होता है। एंड थर्ड इज इट्स इन ग्लूकोनियोजेनेसिस इट आल्सो यील्ड ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस का लास्ट स्टेप होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय डीफॉस्फोराइलेशन। उसके बाद हम एंजाइम डिस्कस करते हैं, ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज। मेजरली हम इन दोनों एंजाइम का डिफरेंस देखेंगे कि इस स्टेप पर हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज किस लेवल पर किस तरह यूज़ होगी। इसके मेजर फीचर्स हम देख लेते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन लिवर एंड बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। लो अफिनिटी मीन्स के स्टेट को इसके साथ अटैच होने की जो एबिलिटी है वो कम है। इसका क्या मतलब है कि ग्लूकोज अगर बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन में होगा तो ग्लूकोकाइनेज जो है वो उसे यूज़ कर पाएगा, ग्लूकोकाइनेज उस ग्लूकोज पर एक्ट कर पाएगा। अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा कम कंसनट्रेशन में है तो ग्लूकोकाइनेज जो है वो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। लेकिन हेक्सोकाइनेज की एफिनिटी एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोकाइनेज ज़्यादा होती है। इसका क्या मतलब है कि अगर ग्लूकोज इवन लो कंसनट्रेशन में भी होगा तो हेक्सोकाइनेज उसे ग्लूकोकाइनेज में कन्वर्ट कर देगी। ग्लूकोकाइनेज का एक मेजर पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है पोस्टप्रेंडल हाइपरग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करता है। इसके बाद हम चलते हैं इसकी रेगुलेशन पर। हेक्सोकाइनेज की रेगुलेशन अलग है, ग्लूकोकाइनेज की रेगुलेशन हम अलग डिस्कस करेंगे। हेक्सोकाइनेज जो है वो इनहिबिट होता है एंड प्रोडक्ट से G6P, मतलब कि नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन होती है, इसकी प्रोडक्ट इनहिबिशन होती है। इसके अलावा जो है वो ग्लूकोकाइनेज की इनहिबिशन हम कैसे डिस्कस करेंगे। ग्लूकोकाइनेज की अब इनहिबिशन हम देखेंगे या रेगुलेशन कैसे होती है। ग्लूकोकाइनेज जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म से इनहिबिट नहीं होता, मतलब ये कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोकाइनेज को इनहिबिट नहीं कर सकता, बल्कि इसकी जो इनहिबिशन है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से होती है थ्रू GKRP। GKRP क्या है, ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन। जब भी सेल में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है तो ये क्या कराता है, ये बाइंड करा देता है ग्लूकोकाइनेज को विद GKRP। ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन जो कि न्यूक्लियस में होती है सेल के। जैसे ही ग्लूकोकाइनेज GKRP के साथ जो है वो बाइंड कर जाती है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब सेल को एनर्जी दोबारा से रिक्वायर होगी, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के लेवल्स कम हो जाएंगे, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा कि ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो डी-बाइंड कर देगी अपने साथ से ग्लूकोकाइनेज को, और ये रिएक्शन दोबारा से स्टार्टअप हो जाएगा। इसके बाद हम इसके देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन हम हर स्टेप में देखेंगे, हर रेगुलेटरी स्टेप में हम ये दो बातें ज़रूर डिस्कस करेंगे कि ये इंजाइम इंड्यूस किससे होती है, रिप्रेस किससे होती है। ये हम फर्स्ट ईयर में पहले से ही पढ़ चुके हैं। इंडक्शन ऑफ द इंजाइम जो है वो इंसुलिन से होती है ग्लूकोकाइनेज की, एंड रिप्रेस होता है ये ग्लूकागोन हार्मोन से। इसके बाद नेक्स्ट, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो यहाँ पर जो है वो एल्डोकीटो आइसोमराइजेशन होगी। एंजाइम जो रिक्वायर्ड है वो फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए इसकी कोई रेगुलेशन नहीं होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये एक रेगुलेटरी स्टेप है, रेट लिमिटिंग स्टेप है, क्रिटिक स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है। इसकी एंजाइम क्या है, PFK1 फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। को एंजाइम रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन इज मैग्नीशियम। हम चलते हैं इसकी रेगुलेशन पर। इंड्यूस होती है बाय इंसुलिन, रिप्लेस होती है बाय ग्लूकागोन। अब ये एक्टिवेटेड एंड इनहिबिटेड हम डिस्कस करते हैं। एक्टिवेट होती है फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट, ये इसका मोस्ट पोटेंट एक्टिवेटर है। इसके अलावा ये एक्टिवेट होती है 5-AMP एंड ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट से। इनहिबिट होती है ATP सिट्रेट एंड H पॉजिटिव से। आप इसको एक से याद करें, ACH, एक ATP सिट्रेट एंड H पॉजिटिव।
फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एक एंजाइम है जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद हमने जो मेन पॉइंट पढ़ा है कि वो फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट इसका पोटेंट एक्टिवेटर है। ये एक्टिवेशन कैसे होती है? एक एंजाइम है फ्रुक्टोज काइनेज 2 PFK2 एंजाइम है जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करती है फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में। अब ये जो फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट है ये एक्टिवेट करता है PFK1 को ताकि ये कन्वर्ट हो 1,6 बिस फॉस्फेट में। एंजाइम PFK2 है वो एक्टिवेट होती है इंसुलिन में। इसका मतलब क्या है कि जब हम एनर्जी रिक्वायरिंग स्टेट में होते हैं, फास्टिंग स्टेट में होते हैं, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कुछ पोर्शन फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है टू इनिशिएट और एक्टिवेट PFK1 सो दैट के ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू हो। ये इसकी रेगुलेशन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये PFK1 की रेगुलेशन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि PFK1 किस तरह रेगुलेट होता है। ये एक मेन रेगुलेटरी स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है PFK1 के लेवल पर। उसके बाद ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 इंटरमीडिएट G3P एंड DHAP। दोनों आइसोमराइज हो सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। DHAP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है G3P में या G3P कन्वर्ट होता है DHP में। मोस्टली हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो यूज़ करते हैं। DHAP कन्वर्ट होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और वो आगे प्रोसीड करता है इन द ग्लाइकोलाइसिस। एंजाइम जो स्टेप पे हम यूज़ करते हैं जो कि स्टेप में रिक्वायर्ड होती है वो होती है एल्डोलेज A। इसके बाद जो भी हम स्टेप्स डिस्कस करेंगे वो इसकी पे ऑफ स्टेज में आएंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब 2 G3P जो है हम यूज़ करेंगे। इस स्टेप में जो एंजाइम है वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इस स्टेप में NADH बनता है। NADH हमें 2.5 ATPs प्रोवाइड करता है, जबकि हम यहाँ पे 2 G3P यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस स्टेप में 5 ATPs हमें मिलते हैं। रिएक्शन के लेवल पर आर्सेनिक पॉइजनिंग भी हो सकती है। आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या है कि आर्सेनेट कम्पीट करता है विद फॉस्फेट। ये इस स्टेप में फॉस्फेट ऐड होता है। आर्सेनेट कम्पीट करता है विद फॉस्फेट। जहाँ पर फॉस्फेट ने ऐड होना होता है कार्बन नंबर 1 वहाँ पर आर्सेनेट अटैच हो जाता है जिससे कंपाउंड बनता है 1-आर्सिनो-3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब आर्सेनेट की वजह से हमें इस स्टेप पर एनर्जी नहीं मिलती है क्योंकि आर्सेनेट खुद रिमूव हो जाता है, बाद में कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट विद नो ATP, जो कि मतलब ये स्टेप ही एलिमिनेट हो जाता है। इसके अलावा इस एंजाइम जो स्टेप की एंजाइम है ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज उसका एक इनहिबिटर होता है जो कि मोस्टली MCQs में पूछा जाता है इस आयोडोएसिटेट जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करने से पहले हमें एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी ज़रूरी है, वो है सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन का मतलब ये है कि जब हम लोकली सबस्ट्रेट से एनर्जी लेते हैं विदाउट यूजिंग ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को यूज़ किए बगैर सबस्ट्रेट से हम फॉस्फेट या कोई भी एनर्जी मटेरियल लेकर जो है वो ATP बना रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। ये जो हम नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करेंगे कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये एक सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन रिएक्शन है। इसमें जो एंजाइम यूज़ होती है वो है बिस फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। उसके बाद नेक्स्ट पाथवे बनता है जो कि RBCs के लिए होता है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। अब 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट is then converted into 2,3 phosphoglycerate and 2,3 phosphoglycerate into 3 phosphoglycerate। ये साइकिल को हम कहते हैं रेपापोर्ट लीवरिंग साइकिल जो कि बेसिकली RBCs में होता है। ये एक शंट पाथवे है जो कि सिर्फ और सिर्फ RBC में होता है। इसकी नेट यील्ड ऑफ ATP 0 होती है। इसका मेरिट और डीमेरिट हम से बहुत ज़्यादा बायोस में पूछा जाता है। इसका मेरिट ये है कि ये अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन को इंक्रीज कर देता है। डीमेरिट ये है कि ये ATP प्रोड्यूस नहीं करवा पाता। 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज देन कन्वर्टेड टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ये एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है जिसकी एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। इस स्टेप में होता क्या है कि फॉस्फेट मूव करता है फ्रॉम कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 2। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 2 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट।
इस स्टेप में वाटर रिलीज होता है एंड इंजाइम जो यूज़ होती है वो होती है इनोल फॉस्फेट या इनोलेज इंजाइम। इस इंजाइम का इनहिबिटर है फ्लोराइड आइंस। फ्लोराइड आइंस जो हैं वो यूज़ होते हैं इन लेबॉर्ट्री टेस्ट ट्यूब्स जिनमें हम ब्लड लेते हैं ताकि ग्लाइकोलाइसिस ना हो जाए ब्लड में, जो कि हमने टेस्ट करना है। उसके बाद लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हम डिस्कस करेंगे। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ये भी एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप है, इसमें भी एटीपी प्रोड्यूस होता है। एंजाइम है फॉस्फोपायरुवेट काइनेज। ये एक रेगुलेटरी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इस स्टेप पर भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी रेगुलेशन। ये इंड्यूस होता है बाय इंसुलिन प्लस फ्रुक्टोज। इस एंजाइम का रिप्रेसर है ग्लूकागोन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके एलोस्टेरिक एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर। एक्टिवेट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बाय फीड फॉरवर्ड रिएक्शन। फीड फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं कि रिएक्शन चला आ रहा है जैसे ग्लाइकोलाइसिस, उसका एक एंजाइम है वो उसके एंड वाले किसी रिएक्शन को जाके इंड्यूस करा रहा है। तो इस तरह फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जब भी ये प्रोड्यूस होगा ये एंड प्रोडक्ट यानी कि एंड रिएक्शन पायरुवेट काइनेज को एक्टिवेट कराएगा। इसके बाद इसके एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स हैं जो कि है एटीपी एंड एलानिन। अब हम देखते हैं जब भी एरोबिक कंडीशंस अवेलेबल होती हैं तो पायरुवेट फर्दर क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है, और अगर एनारोबिक कंडीशंस अवेलेबल होती हैं तो पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस के लिए उसे एक NADH रिक्वायर्ड होता है जो कि NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यूज़ होती है। अब हम देखते हैं कि कौन से सेल्स हैं, कौन से ऑर्गन्स हैं जिनमें पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। अब इनमें सबसे पहले आता है लेंस, कॉर्निया, किडनी, ल्यूकोसाइट्स, RBCs। क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता है, ये पुअरली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, इनको ऑक्सीजन प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होती। इन सेल्स में जो है वो पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की सिग्निफिकेंस क्या होती है? इसकी सिग्निफिकेंस 2 रीजंस की वजह से होती है। इसमें जो NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, जो कि NADH यूज़ होता है वो किस प्रोसेस में हमें एज आ इंटरमीडिएट यूज़ होता है। जब हम G3P को 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करते हैं तो NAD पॉजिटिव रिक्वायर्ड होता है एज अ कोफैक्टर। तो एंड सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि कार्बोहाइड्रेट्स एनारोबिक कंडीशंस में ATP प्रोड्यूस करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में 2 ATP यूज़ होते हैं और नेट 9 ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो हम 2 कंज्यूम्ड ATP माइनस कर देते हैं 9 में से, तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में 7 ATP टोटल बनते हैं। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में टोटल यील्ड हमारी 2 ATP की होती है एंड RBCs में नेट यील्ड 0 होती है। क्लिनिकल एस्पेक्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे म्यूटेशन ऑफ ग्लूकोकाइनेज से। इसकी म्यूटेशन से क्या होगा कि ग्लाइकोलाइसिस ही नहीं होगी, सेल में ग्लूकोज एक्यूमुलेट होगा, हमारी सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा, इसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाएगी। इसके अलावा अगर पायरुवेट काइनेज एंजाइम डेफिशिएंट होगी तो मेजर सिम्टम हीमोलिटिक एनीमिया होगा, और अगर PFK1 एंजाइम डेफिशिएंट होगी तो मेजर सिम्टम पुअर एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी होगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी, रिजल्ट्स इन एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। दैट्स ऑल, लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू।